Hello and welcome to Electrical Power. Today we will discuss about the spherical coordinate system. In previous video हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो आज हम देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इसके रेंज ऑफ पैरामीटर देखेंगे हम और रिलेशनशिप देखेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे उसका डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है उसको अगर हम स्पेस में कवर करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन जो है उसकी वजह से क्या होती है, कैलकुलेशन जो होती है वो हमारी सिंपल हो जाती हैं। तो अगर कोई हमारे पास जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में मतलब स्फेरिकल फॉर्म में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम अगर स्पेस में कवर करते हैं तो उसमें हमें क्या है, तो वहाँ पे हमें जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है ना, जिसकी वजह से कैलकुलेशन वो ईजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटीना की बात करें तो एंटीना जो हमारा होता है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है ना। तो उस सब में जो हमारे एंटीनास वगैरह होते हैं, है ना, जो कि स्फेरिकल फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो उसको अगर हमें स्पेस में कवर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना होगा, है ना। तो इसके भी 3 पैरामीटर होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पैरामीटर जो होता है आर होता है, ओके, सेकंड पैरामीटर फाइव होता है, थर्ड पैरामीटर थीटा होता है, ओके, फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टू कवर इट। तो आर जो हमारी होती है रेडियस ऑफ स्फीयर होती है, जो भी हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके स्फीयर की जो रेडियस होगी, स्फीयर मतलब फॉर एग्जांपल हम एक बॉल लेते हैं तो बॉल का जो स्फीयर होता है ना, तो उसकी जो रेडियस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी आर। ओके, फाई जो हमारा होता है वो एजीम्यूथल एंगल कहलाता है। एजीम्यूथल एंगल मतलब ये एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से जो है वो निकालते हैं हम एक्स वाई प्लेन में, है ना, एक्स एक्सिस से इसको मेजर करते हैं इन एक्स वाई प्लेन में, तो इसे हम एजीम्यूथल एंगल भी बोलते हैं। और थीटा जो हमारा होता है वो एंगल होता है मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस। हाँ, ओके, तो यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा एंगल होगा मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो पहला हमारा यहाँ पे पैरामीटर होता है रेडियस, सेकंड हमारा होता है एंगल फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस मतलब थीटा, थर्ड हमारा होता है फाई जो कि एजीम्यूथल एंगल होता है। तो अगर हम अ, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ले, है ना, तो जो सरफेस होता है स्फेयर का, है ना, द सरफेस ऑफ स्फेयर इज इनफाइनाइट, है ना। तो किसी भी हम ऑब्जेक्ट लें, चाहे वो हमारा कार्टेशियन हो, चाहे वो हमारा सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, तो उसका सरफेस जो है वो हमारा इनफाइनाइट पे होता है ना। तो अगर हम बात करें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने यहाँ पे लिए हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो होगा आर होगा, है ना, रेडियस फ्रॉम ओरिजिन से रेडियस होती है ये कहाँ तक की, स्फेयर तक की, स्फेयर के सरफेस तक की, ओके। तो वो हमारी रेडियस आर होगी। ये जो आर होगा वो जेड एक्सिस से, इसके बाद ये हमारा आर हो गया, फिर जेड एक्सिस से जो इस की जो ये जो एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से, हमने फॉर एग्जांपल हमने ऐसे से यहाँ पे थे, यहाँ से हमने ऐसा मूव किया, है ना। तो जैसे हमने यहाँ से ऐसा मूव किया तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल बन गया जो कि कहाँ से, जेड एक्सिस से मेजर हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, थीटा एंगल कहलाएगा, ओके। और जो हमारा फाई है वो कहाँ से, एक्स वाई प्लेन पे मेजर किया जाता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस से, ठीक है। फाई अभी मैं बताऊंगा किस लिए ये यूज होते हैं, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्फेयर लेते हैं, ओके। स्फेयर मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉल ली है ना, तो इस बॉल पे क्या होगा, हमने इसका ये इस साइड का जो हाफ पार्ट है यहाँ पे हमने फुल लिया है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हाफ पार्ट ही देखेंगे क्योंकि उसकी हेल्प से हम पूरा स्फेयर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जेड एक्सेस, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस तीनों एक्सेस लिए हैं और एक पूरा स्फेयर ड्रॉ किया है ना। तो स्फेयर की जो रेडियस होती है, द रेडियस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्फेयर टू द सरफेस ऑफ स्फेयर, है ना, द रेडियस फ्रॉम ओरिजिन टू सरफेस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का सरफेस क्या होगा, हम ओरिजिन से स्फेयर के सरफेस पर आएंगे, है ना, तो जो रेडियस मिलेगी हमें ओरिजिन से इसके सरफेस पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है तो बॉल के हम सेंटर से उसके सरफेस तक आते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आर, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास रेडियस है, अब हमें क्या करना है,
सरफेस को कवर करना है। तो सरफेस को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो देखो जीरो एंगल पे है ना, जीरो एंगल पे, तो इसमें हम सरफेस जो पॉइंट मिलेगा हमें वो पॉइंट यहीं पे मिलेगा, है ना, मतलब हमारा सरफेस जो है वो यहीं पे कवर होगा, एक पॉइंट बस मिलेगा हमें, है ना। तो अगर हमें सरफेस को कवर करना है तो हमें कुछ एंगल थीटा चाहिए पड़ेगा, है ना। ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 15 कितना भी हो सकता है ना। तो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ किया एंगल जो है 45 डिग्री लिया है ना। तो हम जैसे ही इस पर क्या किया, हमने ओरिजिन से 45 डिग्री रोटेट हुए, 45 डिग्री रोटेट हुए तो ये जो एंगल बना, तो अगर ये रेडियस आर है तो यहाँ से ओरिजिन से सरफेस की रेडियस ये भी क्या होगी, आर होगी, ये भी क्या होगी, आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, हर जगह ये रेडियस क्या होगी, आर ही होगी, है ना। इतना तो आप जानते हैं कि रेडियस जो है किसी भी अगर हम किसी भी रेडियस को लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, तो उसकी रेडियस हर जगह पे सेम होती है, चाहे हम कहीं से भी मेजर कर ले, है ना। तो ओरिजिन से हर जगह जो रेडियस होगी आर होगी। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, हमें अगर स्फेयर को कवर करना है, स्फेयर के स्पेस को कवर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री पे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है यहाँ पे, है ना, जेड एक्सिस पे जब हम हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा एक केवल पॉइंट मिल रहा है, हमारा जो है स्फेयर कवर नहीं हो रहा है, स्फेयर का सरफेस। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे हम थे, यहाँ से हमने क्या किया 45 डिग्री पे रोटेट किया, 45 डिग्री पे रोटेट किया। ये डिग्री हम कितनी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 30 भी ले सकते हैं, जितना आपको लेना हो, है ना। तो मैंने एग्जांपल के लिए 45 डिग्री रोटेट किया, 45 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारा जो होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा कहलाएगा थीटा, जो कि हमने कितना लिया 45 डिग्री लिया है। अब यहाँ पे बारी आती है फिर फाई की, है ना। तो अब क्या हो गया, ये अपन ने क्या किया, थीटा तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, स्फेयर को जो सरफेस है उसको कवर करना है ना। तो जो बॉल होती है, तो बॉल के अगर हमें क्या करना है, सरफेस को कवर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है रेडियस आ गया, अब हमें स्फेयर की सरफेस को, मतलब इस सरफेस को ऊपर का जो बॉल है तो उसके सरफेस को पूरा कवर करना है, सरफेस को कवर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, है ना। तो हमने ये लिया, ये जो हमारी रेडियस है ये हो गई, ये हमारा ओरिजिन से सरफेस तक हम आए, फिर हमने रोटेट किया 45 डिग्री, और फिर चारों तरफ इसको स्क्रैच किया। फॉर एग्जांपल बॉल है तो उसको हमने क्या किया, चारों तरफ 45 डिग्री से स्क्रैच किया। तो उसने क्या किया, ये जो बॉल का सरफेस था वो इतना कवर कर लिया, है ना। तो इस सरफेस को कवर कर लिया, तो इसको क्या, इस सरफेस को हम अब निकाल सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, इसको फिर रोटेट किया कितने, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हमारा क्या है, बाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने रोटेट किया, और फिर इसको क्या किया, पूरा सरफेस हमने क्या किया, फिर 360 डिग्री रोटेट किया, तो इसने क्या किया, फिर से पूरा सरफेस कवर किया, तो इतना सरफेस अब कवर हो गया, है ना। फिर हमने क्या किया, इसको और रोटेट किया, और हम ले गए 135 डिग्री पे, है ना। और फिर से हमने जैसे यहाँ पे रोटेट किया था वैसे ही सेम हम फिर क्या करेंगे, फिर से इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये क्या करेगा, पूरा जो सरफेस होगा बॉल का, है ना, कोई भी स्फेयर का पूरा सरफेस जो होता है वो ये कवर कर लेगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसको और रोटेट करते हैं, थीटा को 180 डिग्री करते हैं, 180 डिग्री करने पर हमें क्या मिलता है, केवल एक पॉइंट मिलता है। अगर हम इस पॉइंट को 360 डिग्री भी रोटेट करें तो हमें यही पॉइंट पे रहेंगे हम, है ना, सरफेस कवर नहीं होता, केवल ये पॉइंट कवर होता है। फिर हम क्या करते हैं, अब हम 180 डिग्री तक ही लेते हैं थीटा की वैल्यू, है ना। थीटा की रेंज जो हम जीरो से चले हम, और कहाँ तक, 180 थे तक लिया, ठीक है। हम 360 डिग्री क्यों नहीं ले सकते, ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर हम 180 से आगे जाए, है ना, 225 जाए, क्योंकि हम 45 बढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे 225 लें। फिर हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे फिर से 360 डिग्री, मतलब फाई एंगल रोटेट करेंगे हम, ये फाई एंगल ही होता है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, इसको स्पेस को कवर करने के लिए रोटेट करते हैं 360 डिग्री, है ना। तो फिर से हमने इसको फाई एंगल को रोटेट किया 360 डिग्री, तो ये जो स्पेस 135 डिग्री पे कवर हुआ था वही स्पेस 225 डिग्री पे कवर हुआ। फिर हमने क्या किया, और बढ़ाया, यहाँ पे गए, है ना, 180 225, और यहाँ पे हमने फिर इसको 45 डिग्री बढ़ा दिया। ओके, तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या हुआ, जो स्पेस 90 डिग्री पे कवर हुआ वही स्पेस इस पॉइंट पे आके भी कवर होगा, हम जब 360 डिग्री फाइव को रोटेट करेंगे। और फिर हम इस पॉइंट पे जाके फिर 45 डिग्री बढ़ा के, और फिर यहाँ पे जाके इसको फिर से रोटेट करते हैं इस पॉइंट पे, तो फिर हमें क्या होता है, जो स्पेस 45 डिग्री पे कवर किया गया था वही स्पेस इस पॉइंट पे भी कवर किया गया। तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना, जो स्पेस यहाँ पे कवर हो रहा है वही यहाँ पे कवर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम केवल क्या करते हैं, हाफ लेते हैं, है ना, सेमी सर्कल लेते हैं, तो 0 से 180 डिग्री तक ही लेते हैं, और इसको फिर हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इस तरीके से, है ना। ये हमने लिया और इसको हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया पूरा, है ना।
360 डिग्री पूरा रोटेट कर दिया हमने, तो हमें क्या मिल जाता है, सॉरी, हम क्या करेंगे इसको, पूरा इसको हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने और इसको पूरा रोटेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा स्फेयर मिल जाता है ना। अगर हम बॉल की बात करें तो हमने हाफ बॉल लिए, उसको पूरा रोटेट कर दिया, पूरा बना दिया, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हमने इतना बस लिया था, उसको पूरा घुमा दिया तो क्या हो गया, हमें एक बॉल मिल गई टोटल, है ना, फुल। तो ये हमारा, हम केवल जो लेते हैं हाफ लेके चलते हैं ना, तो हाफ लेके चलना है अगर हमें, तो हम कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास हाफ सेमी सर्कल रहता है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो रेंज होती है ना, थीटा विल बी 0 डिग्री टू 180 डिग्री, मैंने अभी आपको बता दिया, और क्यों लेते हैं ऐसा वो ही बता दिया, है ना, क्योंकि ये सेम स्पेस कवर करता है ना। अगर यहाँ पे 135 की जगह 136 डिग्री होता और यहाँ पे 226 डिग्री होता, तो भी क्या होता, वही स्पेस कवर होता, मतलब हर पॉइंट पे इस तरफ जो स्पेस कवर होगा वही इस अपोजिट साइड भी वही स्पेस कवर होगा, तो इसलिए हम केवल हाफ सेमी सर्कल लेते हैं 0 to 180 डिग्री थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम इस हाफ को इस तरीके से समझ सकते हैं, जो रेडियस होगी ओरिजिन से सरफेस तक वो हमारी क्या होगी, आर होगी। इसको हम थीटा डिग्री रोटेट करेंगे और इसको पूरा फाई जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना, तो इसको हम पूरा रोटेट करेंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पूरा रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पूरा स्पेस कवर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू एक बार 90 लेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे फाई को, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 135 लिया या कोई भी एंगल हमने लिया, फिर उसको रोटेट किया और फाइनली हम 180 डिग्री लेते हैं, है ना। फिर हम इसके इस साइड आते हैं तो क्या होता है, सेम स्पेस कवर होता है, सरफेस कवर होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, केवल इतना ही लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक स्फेयर के स्पेस को कवर करते हैं। तो यहाँ से हमें रेंज ऑफ पैरामीटर पता चल जाती है ना। तो रेंज ऑफ पैरामीटर क्या होगी, जो आर होगा, है ना, रेडियस आर है, उसकी रेंज क्या होगी, 0, मतलब ओरिजिन से हम कहाँ गए, सरफेस तक जाते हैं, तो ओरिजिन से जो सरफेस का डिस्टेंस होता है वो हमारा आर होता है। और हम क्या करते हैं, सरफेस जो होता है, सरफेस ऑफ स्फीयर जो होता है वो हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट होता है ना। तो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ 0 से हम चले और यहाँ पे पता नहीं कितना है, तो यहाँ पे 0 से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि जो स्फीयर का जो सरफेस होता है, या चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे कोई भी हो, है ना, सबका जो, अगर हम स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो उसका जो होगा कहाँ से होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास ओरिजिन है तो फिर वो 0 से चलेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमारा स्फीयर का जो सरफेस है वो इनफाइनाइट पे, तो रेंज ऑफ आर कितनी हो गई, 0 to इनफाइनाइट। ओके, फिर थीटा, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली हमने, 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद ये सेम क्या करता है, स्पेस कवर करता है, इसलिए हमने क्या किया, 0 to 180 डिग्री लिया। तो हमारे जो रेंज ऑफ थीटा होगी वो कहाँ तक होगी, 0 to पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। और रेंज ऑफ फाई क्या होगी हमारी, चूंकि फाई क्या होता है हमारा, वो स्पेस कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फुल रोटेट करते हैं उसे 360 डिग्री। तो 0 से स्टार्ट होता है फाई, वो कितना रोटेट करता है, 360 डिग्री रोटेट करने पर वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है और पूरा स्पेस कवर हो जाता है ना। तो फाई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी हमारे, 0 से 2 पाई तक। ओके, तो ये हमारा हो गया रेंज ऑफ पैरामीटर। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। और एक चीज और, इसके यूनिट वेक्टर कहाँ पर होंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा जो है, जिस डायरेक्शन में हमारे पैरामीटर इंक्रीज होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो आर की डायरेक्शन में ए आर होगा, थीटा की डायरेक्शन में थीटा हमारा इस तरीके से रोटेट होता है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, ए थीटा कैप होगा। ओके, यूनिट वेक्टर, और जो हमारा फाई वो इस तरीके से रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा फाई इंक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ फाई होगा, मतलब ए फाई कैप होगा। ओके, अब हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप निकालने के लिए, रिलेशनशिप हम निकालते हैं कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच। तो अगर हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है कार्टेशियन और स्फेरिकल सिस्टम के बीच, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे एक्स वाई और जेड एक्सिस है वो हमारे क्या होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे, और यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे पी, तो ये हमारा किस में होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा मतलब इसकी पैरामीटर्स क्या क्या होने वाले हैं, आर फाई एंड, सॉरी, आर थीटा एंड फाई, पहले आर फिर थीटा उसके बाद हम फाई आता है, ठीक है। तो आर थीटा फाई होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम जैसा मैं सिलेंड्रिकल
में ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ना, ये तो हमारा क्या होगा, आर होगा, है ना। ओरिजिन से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है, ये हमने देखा था यहाँ पे। ओरिजिन से सरफेस तक का डिस्टेंस आर होता है, तो ओरिजिन से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और एक्स एक्सिस से यहाँ पे भी हमारी एक रेडियस रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करके लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इससे हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच हम जानते हैं रो क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो जो होता है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सेस होती है पी पॉइंट तक की, है ना। तो वो हमारी क्या होगी, जो जेड एक्सिस से डिस्टेंस होती है पॉइंट की, वो हमारी क्या हो जाती है, रो हो जाती है। तो अगर ये रो है तो यहाँ पे पी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, तो अगर ये रो है तो ये भी क्या होगी, हमारी रो होगी, और ये भी क्या होगी, रो होगी। तो इस रो को हमने रेडियस लेके एक यहाँ पे एक्स वाई क्वाड्रेंट में क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया इतना, है ना। फिर हमने क्या किया, जैसा कि हम सिलेंड्रिकल में करते थे वैसे ही करेंगे। इस पी डैश पॉइंट से, जो कि पी का प्रोजेक्शन है, उस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। फिर जो हमारा फाई होता है वो क्या होता है हमारा, मैंने भी आपको बताया था, फाई जो होता है एजीम्यूथल एंगल होता है, मतलब एंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओके, इन एक्स वाई क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस से ये एंगल मेजर्ड किया जाएगा, वो हमारा क्या होगा, फाई होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। और थीटा हमारा क्या होगा, थीटा यहाँ पे ओरिजिन से जो ये जो डिस्टेंस होता है ना, पी और पी डैश, है ना। तो प्रोजेक्शन हमने बनाया है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो जेड होता है, और वही सेम डिस्टेंस कहाँ पे होता है, कार्टेशियन सिस्टम में भी होता है, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में जेड इज इक्वल टू जेड होता है। तो यहाँ का डिस्टेंस भी क्या होगा, जेड ही होगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस इसी की इक्वल रहती है। केवल हमने क्या किया, प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है समझने के लिए। फिर हमने जो परपेंडिकुलर डालते हैं उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर की पॉइंट रहता है ना। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, एक्स, और यहाँ से इस पॉइंट की जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसकी डिस्टेंस बाय मान लेते हैं, बाय एक्सिस पे, है ना। और ये टोटल जो रहती है वो हमारी क्या रहती है, रो रहती है। तो यहाँ पे हमने रो इसलिए माना है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है, अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करके लिखेंगे तो क्या होगा, ईजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी बहुत ही, है ना। तो यहाँ पे हमें ये तो हो गया हमारे क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड, सिलेंड्रिकल से हमने रो ले लिया, और जो हमारा आर थीटा फाई है वो हमारी रेडियस हो गई ओरिजिन से सरफेस की, स्फेयर के सरफेस तक की, है ना, आर। और ये थीटा एंगल होगा जो कि जेड एक्सिस से मेजर किया जाएगा, एजीम्यूथल एंगल। और ये हमारा फाई होगा, जैसे हम रोटेट करेंगे स्फेयर का सरफेस कवर करने के लिए, ओके। तो हियर वी टेक अ पॉइंट पी, आर थीटा फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हियर रो इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू आर, ओ से आर, है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, जो है रो इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है ना, ये। और ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे भी है। सो हियर वी कैन रिलेट रो एंड जेड बिकॉज वी नो एंगल थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, हमें ये एंगल पता नहीं था कि ये एंगल कितना डिग्री है ना। बट अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमें एंगल का पता रहेगा कि हमने कितने डिग्री रोटेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 45 डिग्री एंगल रोटेट, थीटा एंगल रोटेट करके स्फेयर का सरफेस कवर किया था, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या है, एंगल जो है यहाँ पे पता है। सिलेंड्रिकल में हमें ये जो थीटा था वो पता नहीं था, ये एंगल पता नहीं था। तो यहाँ पे अगर हमें ये एंगल पता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रो एंड जेड को रिलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं क्यू ओ एंड पी। इस ट्रायंगल को हम लेके क्या कर सकते हैं, वी विल चेंज रो बिकॉज इट इज द पैरामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम लेके क्या कर सकते हैं, रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें रो नहीं चाहिए, क्योंकि हम कहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और जो रो जो होता है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पैरामीटर होता है। तो उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। और चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम रो की वैल्यू निकालने के लिए, अब हमें सिलेंड्रिकल में थीटा की वैल्यू पता नहीं थी, बट स्फेरिकल में थीटा की वैल्यू पता रही, कितने डिग्री से हमने रोटेट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, रो एंड जेड को, और हम यहाँ से रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको रिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल ओ पी क्यू है, ओ
पी क्यू, इसमें हम क्या करेंगे कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जेड अपॉन आर, है ना। और साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लगाएंगे इसी, है ना, क्योंकि हमें एंगल थीटा पता है तो हम यहाँ से कॉस एंड साइन दोनों निकाल सकते हैं ना। तो अगर हमें साइन थीटा पता करना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, रो, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, आर, है ना। तो यहाँ पे रो अपॉन आर, तो यहाँ से हमें रो की वैल्यू मिल जाएगी क्या, आर साइन थीटा। अब हमें रो की वैल्यू मिल गई है तो रो को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें रो को क्या करना है, चेंज ही करना है, क्योंकि रो जो होता है हमारा वो सिलेंड्रिकल में होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो हम सिलेंड्रिकल से रिलेट करके लिख रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या मिला था, एक्स इज इक्वल टू क्या मिला था, रो कॉस थीटा, है ना। तो हमें मिला था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रो कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू, और बाय इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, रो साइन थीटा, है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो अब हमारे पास क्या है, रो की वैल्यू है, तो एक्स वाले में भी हम रो की वैल्यू रख देंगे। रो की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ से, आर साइन थीटा, और वाई वाले में भी रो की वैल्यू रख देंगे आर साइन थीटा, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स में हमने क्या, एक्स रो कॉस फाई था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रो की वैल्यू पुट की आर साइन थीटा, तो हमें एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई हमें। अब वाई इज इक्वल टू क्या होता है सिलेंड्रिकल में, रो साइन फाई। अब यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल की इक्वेशन क्यों ली है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रो की वैल्यू है, और रो की वैल्यू हम पुट करके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, है ना, रिलेट कर सकते हैं उसको। तो y इज इक्वल टू रो साइन फाई होता है, तो रो की वैल्यू यहाँ पे आर साइन थीटा रखेंगे, तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। ओके, तो यहाँ से हमें क्या हो गया, एक्स और वाई दो इक्वेशन मिल गई एक्स और वाई की, है ना। और z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा। कैसे होगा, इस इक्वेशन की हेल्प से, जो कि हमने क्या किया था, ट्रेंगल ओपीक्यू में जब हमने कॉस थीटा लगाया था तो z अपॉन आर आ गया था, तो z की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हेल्प से अगर हमें कोई भी पॉइंट P जो कि आर थीटा फाई में दिया हुआ है, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, तो उस पॉइंट को हम उसको क्या कर सकते हैं, चूंकि हमने रिलेशन निकाल लिए हैं तीन इक्वेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स वाई जेड में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आई है उन सबको स्क्वायर करके उनका, और सबको ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स हमारे क्या था, एक्स वाई और जेड थे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएंगे, इज इक्वल टू सबका हमने स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। स्क्वायर और ऐड किया तो यहाँ से हमने क्या किया, आर साइन थीटा कॉस फाई था, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस हम क्या करें, चूंकि हमें ऐड करना है तो हम प्लस करेंगे। बाई की वैल्यू हमारी क्या थी, आर साइन थीटा साइन फाइव, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे बाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, प्लस जेड की वैल्यू क्या थी, आर कॉस थीटा, तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कॉमन निकालेगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, फाइव है, तो दोनों इनका जब हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो ये हमारा वन हो जाए, प्लस यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करें, ये दोनों इसका तो वन हो गया, तो अब बचे हमारे पास क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर फिर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, वन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या किया, आर की वैल्यू निकाल लिया। आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ होगी। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड जो हमारी है वहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इसको जो हमारा है आर को इसके अपॉन में भेज दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे थीटा छोड़ दो, कॉस को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर। अब आर की वैल्यू हमें पता है, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से थीटा मिल गया। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए, तो फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम फाई की वैल्यू देखो, फाई किस किस में है, इक्वेशन सेकंड में है, और किस में है, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो जेड हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो y अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव अपॉन आर साइन थीटा कॉस फाइव। तो आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव क्या हो जाएगा, टेन फाइव। तो टेन फाइव इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और हमें क्या चाहिए, फाइव की वैल्यू चाहिए, तो टेन को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, फाइव की वैल्यू ही मिल गई, है ना। तो अब इक्वेशन नंबर, अगर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हेल्प से अगर हमें कोई भी पॉइंट जो कि सिलेंड्रिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। और अगर हमें कोई भी पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको हमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो एक्स वाई जेड से हम की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आर थीटा और फाई निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये रिलेशन मिल गए। ओके, अब रिलेशन मिल गए, हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा, है ना। तो वेक्टर ट्रांसफॉर्म हम करेंगे तो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए इन सिलेंड्रिक इन स्फेरिकल टू कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर कोई भी वेक्टर जो आर थीटा फाइव मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहां पे हम यूज करते हैं, यहाँ पे जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है उसके लिए हम लिखते हैं, तो ए एक्स ए वाई ए जेड में हमें चाहिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इज इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा कॉस फाइव। तो आर का जो कोफिशिएंट है, आर को छोड़ के उसका जो कोफिशिएंट था वो क्या था, साइन थीटा कॉस फाइव, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया मैट्रिक्स में, है ना। सेकेंडली हम y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर साइन थीटा साइन फाइव, है ना। तो r को छोड़ के उसके कोफिशिएंट हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, साइन थीटा साइन फाइव, और z हमारा क्या था, आर कॉस फाइव, तो उसका कोफिशिएंट कॉस फाइव, है ना। अब हमें क्या चाहिए, आर के कोफिशिएंट मिल गया, हमें थीटा के रिस्पेक्ट में चाहिए और फाइव के रिस्पेक्ट में चाहिए, तब जाके हमारा वेक्टर ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसका वैसे क्या होता है, इसका मैं जो है, ये जो वेक्टर ट्रांसफॉर्म है, पिछले हम सिलेंड्रिकल में तो क्या डिफरेंशिएट करके जो शॉर्टकट ट्रिक थी डिफरेंशिएशन की, उससे निकाल सकते। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा कॉस फाइव और कॉस थीटा साइन फाइव, और यहाँ पे माइनस साइन फाइव हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और जब फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो कि शॉर्टकट ट्रिक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा वाले को यहाँ पे हम छोड़ देंगे, है ना। वो क्यों छोड़ते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल हमें क्या करना है, फाइव के रिस्पेक्ट में मतलब फाइव वाला जो है केवल उसी का डिफरेंशिएशन करना है, थीटा वाले का नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया था, थीटा वाला लिखा था, और यहाँ पे क्या किया था, कॉस फाइव वाले का डिफरेंशिएशन कर, सॉरी थीटा वाला डिफरेंशिएशन कर दिया था और फाइव वाला लिखा था। बट यहाँ पे जब हम फाइव के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा वाला छोड़ देंगे, ओनली फाइव वाला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस फाइव का माइनस साइन फाइव, साइन फाइव का कॉस फाइव, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाइव वाला है नहीं, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ए आर ए फाइव और ए थीटा और ए फाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, वेक्टर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्फेरिकल टू कोऑर्डिनेट। अब हमें इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो हम क्या करेंगे, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, मतलब अगर हमें एक्स वाई जेड से कहाँ जाना है, आर थीटा फाइव में, तो हम क्या करेंगे, जिसमें जाना है वो हम इस साइड लिखते हैं, तो आर थीटा फाइव ए आर ए थीटा ए फाइव यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे जो भी ये रो थी उनको हम क्या करें, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो रो को हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे एक्स ए वाई ए जेड हमारा आ गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम इसके जो है वो डिफरेंशियल लेंथ देखेंगे, है ना। तो डिफरेंशियल लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सेस हमें बनाने पड़ेंगे, जो कि क्या होंगे, कार्टेशियन में रहते हैं, है ना। और हमारा स्फेयर में जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, एक्स और वाई और जेड एक्सेस पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेडियस जो रहती है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी,
जो डिफरेंशियल लेंथ होती है, तो डिफरेंशियल लेंथ निकाल के हमें क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ r, theta and phi for differential length. If we have two angle here, so we have to select two arc to cover length in the direction of angles, है ना, एंड वन रेडियस r। तो यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल है, पहला एंगल तो क्या है हमारा थीटा है, दूसरा एंगल क्या है फाई है ना। तो चूंकि हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए पैरामीटर की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है ना। तो आर की डायरेक्शन में हम स्मॉल डिस्टेंस डी आर तो ट्रेवल कर लेंगे, है ना, रेडियस तो ले लेंगे, बट चूंकि एंगल होता है तो एंगल की डायरेक्शन में हम स्मॉल डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस चाहिए है एंगल की डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्क सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो एंगल है, एक तो है थीटा और दूसरा क्या है फाई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो आर्क सिलेक्ट करने पड़ेंगे। दो आर्क सिलेक्ट करने तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कुछ इस तरीके से हम जो हमारा सॉरी जो हमारा स्फेरिकल होता है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट रहता है, ये पॉइंट हमारा फाई डिनोट करता है, ये हमारा स्फेरिकल में पॉइंट रहता है ना। तो इस पॉइंट से होके ये हमारी क्या जाती है, स्फेयर को हम मतलब ये वाली होती है ना, ये रेडियस जो होती है पूरी, ये हम जो रेडियस लेके ड्रॉ करते हैं स्फेयर का जो स्पेस होता है, सॉरी सरफेस होता है, उसके लिए हम ये बनाते हैं ना। तो भाई यहाँ पे ये सरफेस है ना, जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हमने ये किया है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जेड से ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, रो होती है पॉइंट की, है ना, जो भी स्फेरिकल में पॉइंट दिया होता है उसकी, है ना। तो वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की अगर यहाँ पे पॉइंट है तो वहाँ पे क्या होगी, रो डिस्टेंस ही होती है। तो यहाँ की डिस्टेंस भी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, रो होगी। यहाँ पे भी जो डिस्टेंस होगी वो रो होगी। तो यहाँ की जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, रो ही होगी। डिस्टेंस रो होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो स्फेयर का सरफेस है वो हमने एक छोटा सा सरफेस लिया है ना। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है ना, तो उसका हमने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस लिया हुआ है ना। अब ये सरफेस हमने लिया हुआ है, तो सरफेस में यहाँ से जो डायरेक्शन होगी, हाँ, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने इस साइड का एक ऑब्जेक्ट लिया है इसलिए रेडियस कम लग रही है, बाकी रेडियस स्फेयर की रेडियस है तो वो आर ही होगी। जितना जीरो मतलब ओरिजिन से जेड तक रहती है वही उतनी ही यहाँ पे भी है। बट हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हमने क्या किया, इतना एक पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक हमने एक पार्ट लिया, है ना। तो यहाँ से हमारा जो हमने ड्रॉ किया, तो एक पार्ट लेने पे यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वो फाई होगा, और यहाँ पे आर, है ना। हम क्या करेंगे, थीटा डिग्री से हमने रोटेट किया इस आर को, जो आर रेडियस थी उसको हमने थीटा डिग्री से रोटेट किया, है ना, थीटा डिग्री से रोटेट किया। तो हमारा आर कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, है ना। और इस लाइन पे आर यहाँ पे होगा, इस लाइन पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। रेडियस तो बराबर रहती है। तो अब क्या होगा, थीटा डिग्री से रोटेट किया तो ये थीटा डिग्री हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, स्मॉल डिस्टेंस सेलेक्ट करने हैं सॉरी डिफरेंशियल लेंथ के लिए, है ना। तो आर की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस लेंगे हम। तो ये आर की डायरेक्शन में इसमें हमने क्या किया, एक स्मॉल डिस्टेंस ले लिया ये। तो स्मॉल डिस्टेंस क्या हो गया, आर की डायरेक्शन में डी आर हो गया, डी आर, ठीक है। अब हमें थीटा की डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस चाहिए। तो स्मॉल डिस्टेंस अगर थीटा की डायरेक्शन में चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आर्क हमारा क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा क्या होगा हमारा, डी थीटा होगा, जो कि यहाँ से हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया है ना। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया हमने, तो ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस डी थीटा हो गया। और इंटू क्या रहेगी, रेडियस इंटू में रहती है, तो इंटू में रेडियस, तो यहाँ से रेडियस इंटू में रहेगी, तो एक आर्क सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आर्क कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये हमारा क्या सिलेक्ट हो गया, एक आर्क सिलेक्ट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमें आर इंटू डी थीटा मिल गया, जो कि स्मॉल डिस्टेंस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है सी से डी या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है हमारा, थीटा की वजह से जो आर्क आया वो हो गया, ठीक है। अब फाई की वजह से भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेक्शन है ना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल
डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा होगा। बट थीटा की डायरेक्शन में अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या होगा, इनटू मल्टीप्लाइड उसमें क्या होगा, रेडियस भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे रेडियस क्या है हमारी, रेडियस जो हमारी रो है, तो रो इंटू डी फाइव जो हमारा होगा सेकेंड आर्क होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक या फिर ये है ना बराबर ही होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क सिलेक्ट हुआ है वो हमारा क्या हो गया, रो इंटू डी फाइव। अब रो की वैल्यू हमें पता है तो रो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू डी फाइव, है ना। तो हमारे पास दो आर्क हो गए, पहला आर्क क्या हो गया, ये हमारा पहला आर्क सिलेक्ट हो गया, किसकी वजह से, थीटा की वजह से। और ये हमारा क्या होगा, दूसरा आर्क सिलेक्ट हो गया किसकी वजह से, फाइव की वजह से। और ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ आर क्या हो गया, डी आर हो गया, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हम नेमिंग अगर हम दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, सॉरी यहाँ से होगा ए बी सी डी, और यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट और हैं, है ना। तो ए बी सी डी, अगर हमें ए से सी जाना है तो हमें क्या पाथ लेना पड़ेगा, ए से पहले बी जाना पड़ेगा फिर बी से सी जाना पड़ेगा। तो ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ए से बी अगर हम जा रहे हैं तो ए से बी हम जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आर की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर हमारा क्या है, स्मॉल डिस्टेंस क्या है, डी आर, है ना। तो डिफरेंशियल रेडियस हमारी क्या होगी, डी आर, स्मॉल लेंथ जो है हमारी डी आर हो जाएगी, इनटू में यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो उसका आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आर कैप, प्लस बी सी हमारा क्या है, बी से सी, ये किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव, है ना। ये जो होता है फाइव की डायरेक्शन, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, और उस पर हमने एक ये जो सिलेक्ट किया है उसका एक भाग सिलेक्ट किया, एक पार्ट सिलेक्ट किया, उसमें से हमने क्या किया, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट निकाल लिया, है ना। मतलब इतना उसका स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लिया है हमें डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो बी से सी मतलब फाइव हमारे क्या करता है, कुछ इस तरीके से मूव करता है स्पेस कवर करने के लिए, इस तरीके से, है ना। तो बी से सी जो है वो फाइव की डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, है ना। तो हमारा क्या हो गया, बी से सी जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव है। तो फाइव की डायरेक्शन में हमारा क्या निकला था, आर क्या था, आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। तो आर साइन थीटा इंटू डी फाइव बी सी डायरेक्शन हो गई, इंटू फाइव की डायरेक्शन में रोटेट करना है तो उसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, ए फाइव कैप, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए, केवल दो डायरेक्शन में कवर हुआ है ना, दो पैरामीटर में कवर हुआ है, फाइव और आर में। बट अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में कवर करना है तो हमें उसके तीनों पैरामीटर के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंशियल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डी एल वेक्टर डी एल, क्योंकि डायरेक्शन भी है इसके पास, है ना। तो डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक ही डायरेक्शन में हम अगर फिर हम कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे, ए से अगर हमें डी तक जाना है तो हमें क्या पाथ लेना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी और सी से डी, है ना। तो हमारे क्या होंगे, तीनों पैरामीटर कवर हो जाएंगे। तो ए से बी जब हम गए तो हमें क्या मिला था, इन द डायरेक्शन ऑफ आर गए थे हम, तो स्मॉल डिस्टेंस डी आर इंटू वेक्टर यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, तो ए आर कैप, प्लस बी सी की डायरेक्शन में हमें क्या मिला था, बी सी जो हम गए थे तो वो किसकी डायरेक्शन थी, इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव, है ना। तो फाइव की डायरेक्शन में हमें आर क्या मिला था, आर आर साइन थीटा डी फाइव इंटू ए फाइव कैप। तो यहाँ पे इसको हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमारा पहले आता है क्या, आर, फिर आता है हमारा थीटा, फिर आता है हमारा फाइव। तो थीटा हमारा क्या है, देखो थीटा हमारा किस डायरेक्शन, सी से डी जब हम आएंगे, बी से हमारा ए बी कवर हो गया, बी सी कवर हो गया, सी से डी जब हम आए तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा क्या होता है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था, है ना। थीटा जो हमारा वो इस तरीके से मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा यहाँ पे जो है सी से जो डायरेक्शन होगी वो थीटा की डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो थीटा की डायरेक्शन में आर क्या था, आर इंटू डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, और उसी डायरेक्शन में हमारे यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, ए फाइव कैप, ओके। प्लस हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, इन बी सी, है ना। तो इसको हमने कहा कि केवल इसको जमा के लिखा है क्योंकि पहले आर आता है, फिर थीटा, और फिर आता है फाइव। तो हमने यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों पैरामीटर की डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफरेंशियल लेंथ कवर हो गई हमारी, है ना। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन करके विद द हेल्प ऑफ लिमिट, है ना। तो यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल लेंथ आ गई। अब अगर हमें डिफरेंशियल सरफेस निकालना है तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिलेंड्रिकल में, कि हम क्या करते हैं,
इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके थर्ड की जो डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर की, जो थर्ड का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं, तो हमारा स्पेस कवर होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब डी आर थीटा आर साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ थर्ड, फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ थर्ड। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल सरफेस कवर हो जाता है। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, मतलब आर इंटू डी आर, है ना, आर इंटू डी थीटा, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और थर्ड की यूनिट वेक्टर, है ना। तो थर्ड का यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ सरफेस कहाँ होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है या फिर अवे टू द सरफेस होती है ना। तो सरफेस जब हम कवर करेंगे तो वो कहाँ आएगी, अवे फ्रॉम द सरफेस आएगी। तो जब हम क्या कहते हैं अवे फ्रॉम द सरफेस आती है तो उसमें क्या होता है कि नहीं, जब हम अवे निकालते हैं सरफेस, है ना, तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ सरफेस आती है वो नॉर्मल टू द सरफेस या फिर मतलब अवे टू द सरफेस आती है। तो जब हम क्या करते हैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को, जब हम सरफेस निकालते हैं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और थर्ड की डायरेक्शन में हमारा सरफेस आता है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं, है ना। ऐसे डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्शन सरफेस की क्या होगी, थर्ड में, है ना, थर्ड की उसमें डायरेक्शन होगी। तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ए आर कैप। ठीक है, ऐसे हमारा थर्ड निकलेगा। थर्ड में हम क्या करेंगे, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई बस थर्ड की डायरेक्शन में हमारा सरफेस आ जाएगा। फिर हमें डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालना, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, सॉरी डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी जो होता है वो हमारा जो होता है डिफरेंशियल लाइन पे जो भी हमारे ये मैग्नीट्यूड निकलते हैं डी आर आर थीटा और आर साइन थीटा, तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है डिफरेंशियल वॉल्यूम। ओके, तो यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो खत्म होती है और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जो खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारे कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और यहाँ पे हमारे लास्ट जो टॉपिक था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म होता है। तो हमारे सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वन बाय वन डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म होते हैं, है ना। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा, उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, और ये जो वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है उनकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना, जिससे आपको वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन करके हम लिखते हैं वो एक केवल शॉर्टकट मेथड होती है। ओके, सो थैंक यू।